हेलो एवरीवन। आज हम फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसके मेजरमेंट के कौन कौन से तरीके हैं, जिसके अंदर हमने परसेंटेज मेथड को किया, जिसके अंदर हमने जो है पॉइंट मेथड को किया, इसके अंदर हमने जो आर्क मेथड था, रेवेन्यू मेथड था, उनको हमने डिस्कस किया और जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था उसको भी हमने डिस्कस किया। तो अब हम ये सब कुछ करने के बाद में जो हमारा मेन टॉपिक बचता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वो यही है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो किस किस चीज़ से प्रभावित होती है, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम मांग की कीमत लॉज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मांग की जो कीमत लॉज होती है वो जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनके समान रहने पर, यानी कीमत को छोड़ करके जो भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन जब हम केवल कीमत के प्रभाव को देखते हैं तो उसको हम जब मांग की कीमत लॉज कहते हैं। तो मांग की कीमत लॉज होती है कि भी किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने के कारण उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का जो माप हम करते हैं वही जो है मांग की कीमत लॉज कहलाती है। तो मांग की कीमत लॉज का फार्मूला हमारे पास में है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो ये जो हमारी मांग की कीमत लॉज है, जिसमें हमें ये स्पष्ट है कि किसी वस्तु की केवल कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है उसको हम मांग की कीमत लॉज कहते हैं। अब जो मांग होती है किसी भी वस्तु की, उसकी जो मांग की जो लोच है, मांग को जो निर्धारित करने वाले तत्व है, वही तत्व जो है लगभग मांग की जो है लोच है उसको निर्धारित करते हैं। तो हम यहाँ पर मांग को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स नहीं कर रहे, हम मांग की लोच को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स कर रहे हैं। तो जब हम मांग की लोच को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी मांग की इस लोच के अंदर हम किस किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु की जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो जो इकाई के बराबर होती है इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन आता है मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन आता है। और जब हम बात करते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग इकाई से अधिक लोचदार है, जिसको हम सीधा लोचदार भी कहते हैं, कि मांग की लोच अगर इकाई से अधिक है तो उसको हम लोचदार कहते हैं, और अगर मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है तो उसको हम बेलोचदार कहते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि भी किसी भी वस्तु की कीमत में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, उसकी वजह से जो डिमांड है उसके अंदर अगर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तो उस समय जो है मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार, या जिसको हम लोचदार कहते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जब कीमत, जिन वस्तुओं की कीमत थोड़ी सी भी चेंज हो रही है, अगर उसके कारण उन वस्तुओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, या उनके अंदर बहुत अधिक कीमत के बढ़ने पर जो है थोड़ी सी भी बढ़ने पर कि मांग में बहुत अधिक कमी आ जाती है, तो उस अवस्था के अंदर मांग की जो लोच होती है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। और तीसरा हम ये देखेंगे कि भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 कब होती है, या जिसको हम बेलोचदार मांग भी कहते हैं। तो किस वस्तु की मांग जो है बेलोचदार किस अवस्था में होती है? देखिए, जब कीमत में जितना चेंज आता है, अगर उसके कारण डिमांड में उससे कम परिवर्तन आता है, कि मांग जो है ज़्यादा बढ़ी लेकिन मांग में थोड़ी सी कमी हुई, या कीमत में ज़्यादा कमी हुई लेकिन उसकी वजह से मांग में जो है बहुत ही कम वृद्धि हो पाती है, तो उस अवस्था को हम जो है मांग की जो लोच है उसको बेलोचदार कहते हैं। तो अब हम मुख्य रूप से हमारा जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि क्या वस्तु की मांग लोचदार है, क्या वस्तु की मांग बेलोचदार है, क्या वस्तु की मांग इकाई के बराबर लोचदार है। तो लोचदार का मतलब ग्रेटर देन 1, बेलोचदार का मतलब लेस देन 1। तो आइए अब हम देखते हैं कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहले होता है नेचर ऑफ गुड्स, यानी वस्तु की प्रकृति। देखिए, अगर आप वस्तुओं को उनके प्रयोग के आधार पर देखते हैं
तो उनको 3 भागों में हम बाँट सकते हैं। पहला आवश्यक वस्तुएँ, ये वो वस्तुएँ होती है जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और इनके बिना जो है हमारा जीवन स्मूथली नहीं चल सकता। तो जो वस्तुएँ आवश्यक होती है, नेसेसरी गुड्स होती है, उनकी माँग जो होती है बेलोसदार होती है। बेलोसदार माँग होने का मतलब कि ये जो आवश्यक वस्तु है, जैसे मान लीजिए नमक है, मिर्च है। अगर नमक और मिर्च की कीमत बढ़ भी जाती है तो उसकी माँग के अंदर कोई विशेष कमी नहीं आती, बिल्कुल मामूली सी कमी आ सकती है। और अगर इनकी कीमत कम भी हो जाती है तो इसकी डिमांड के अंदर बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि ये वस्तुएँ आवश्यक वस्तुएँ और इनका हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहले ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में इनकी कीमत के कम होने पर भी इनकी माँग के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और इनकी कीमत के बढ़ने पर भी इन वस्तुओं की माँग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो हमारे दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ होती है, उन वस्तुओं की माँग जो है बेलोसदार होती है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1, इकाई से कम लोचदार होती है। दूसरा होता है आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तुएं वो होती है जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, जिसमें कूलर है, फ्रिज है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है, इन वस्तुओं की मांग की लोच लगभग इकाई के बराबर होती है, यानी इकाई से थोड़ा कम हो सकती है, इकाई से थोड़ा अधिक होती है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है इकाई के आसपास ही जो है ट्रेवल करती है। और तीसरी प्रकार की जो वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं हैं, जिसमें हीरा है, जवाहरात है, सोना है, चांदी है। इन वस्तुओं की मांग जो है इकाई से अधिक लोचदार होती है। इकाई से अधिक को आप जो है लोचदार लोचदार भी बोलते हैं। तो जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की मांग जो है इकाई से अधिक लोचदार होती है कि इनकी कीमत में अगर थोड़ी सी भी कमी आती है तो इसकी वजह से मांग में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, और अगर इनकी कीमत थोड़ी सी भी बढ़ती है तो उसकी वजह से मांग में काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। तो आरामदायक वस्तुएं जो होती है उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। आवश्यक वस्तुएं होती है उनकी मांग इकाई से कम लोचदार होती है, और जो आरामदायक वस्तुएं होती है उनकी मांग की लोच जो होती है वो लगभग इकाई के बराबर होती है। तो पहला फैक्टर जो किसी वस्तु की मांग को की लोच को प्रभावित करता है वो है वस्तु की प्रकृति। दूसरा होता है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। अब स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है, जैसे एक्स के स्थान पर वाई का प्रयोग, वाई के स्थान पर एक्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये वस्तुएं जो है स्थानापन्न वस्तुएं होती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। तो चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, कॉफ़ी के स्थान पर चाय का प्रयोग कर सकते हैं। पेप्सी और कोका कोला, पेप्सी के स्थान पर हम कोका कोला का प्रयोग कर सकते हैं, कोका कोला के स्थान पर हम पेप्सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो जिन वस्तुओं के स्थानापन्न जितनी ज़्यादा उपलब्ध होते हैं बाजार के अंदर, अगर किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं चाय और कॉफ़ी का। अगर चाय और कॉफ़ी दोनों बाजार में उपलब्ध है तो जैसे ही चाय की कीमत बढ़ेगी वैसे ही चाय की मांग के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि चाय की कीमत के बढ़ने पर लोग कॉफ़ी का प्रयोग करने लगेंगे, क्योंकि चाय का जो है सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। अगर चाय के स्थान के ऊपर हम कॉफ़ी का प्रयोग करें और कॉफ़ी अगर अवेलेबल नहीं होती तो चाय की कीमत के बढ़ने पर भी इसकी मांग में उतनी कमी नहीं होती। तो जिन वस्तुओं के स्थानापन्न जितनी अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो उन वस्तुओं की मांग की लोच उतनी ही अधिक होती है। इसका कारण ये है कि अगर स्थानापन्न उपलब्ध है तो जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत के बढ़ने पर उसके स्थान पर उसकी स्थानापन्न वस्तु का प्रयोग करने लगते हैं, इसलिए उस वस्तु की मांग में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। और इसका उल्टा भी होता है विलोमशय का मतलब। विलोमशय का मतलब ये होता है कि जिन वस्तुओं के स्थानापन्न जितने कम उपलब्ध है उनकी मांग की लोच जो होती है उतनी ही कम लोचदार होती है, जिसको हम बेलोचदार कह सकते हैं। क्योंकि जब स्थानापन्न उपलब्ध ही नहीं है तो बेशक एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए, उपभोक्ताओं के पास में दूसरा ऑप्शन नहीं होता है कि उसके स्थान पर वो दूसरी वस्तु खरीद पाए। जैसे बिजली है, बिजली का हमारे पास में सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं है तो बेशक चाहे बिजली की कीमत बढ़ जाए, हम बिजली की मांग में ज़्यादा कमी नहीं कर सकते। और अगर बिजली के स्थानापन्न हमारे पास में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होते कि अनेक अन्य माध्यमों से हम जो बिजली की आवश्यकता की पूर्ति कर पाते तो बिजली की कीमत के बढ़ने पर इसकी मांग में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती। तो स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता जो होती है वो भी वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। देखिए कोई भी वस्तु जो होती है उस वस्तु के अनेक उपयोग हो सकते हैं। तो जिस वस्तु के जितने ज़्यादा उपयोग होते हैं उसकी मांग की लोच उतनी ही इकाई से अधिक लोचदार होती है। कारण क्या है, जैसे मान लीजिए
कि दूध है, या हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं बिजली का। बिजली हम किस किस चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं? हम लाइट जलाने में प्रयोग कर सकते हैं, हम प्रेस में प्रयोग कर सकते हैं, हीटर में इसका प्रयोग किया जा सकता है, टीवी चलाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब अगर इसके बहुत सारे उपयोग है तो इसका मतलब ये मानिए कि भी इसकी लोच जो इकाई से अधिक लोचदार हो, क्योंकि मान लीजिए बिजली की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर बिजली की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई तो मीटर का प्रयोग कम कर देंगे, हम प्रेस के लिए इसका प्रयोग कम कर देंगे, हम जो है केवल इसका लाइट जलाने के लिए और टीवी चलाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब इसकी मांग में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। और अगर इसके कम उपयोग होते, सपोज कि भी बिजली का एक ही उपयोग होता हमारे पास में, एक ही उपयोग होता कि भी हम जो है लाइट का प्रयोग, जो बिजली का प्रयोग जो है केवल बल्ब जलाने में ही कर सकते हैं। तो अगर इसकी कीमत बढ़ भी जाती तो हम बल्ब जलाने वाली जो कमी है उसको थोड़ा ही कम कर बल्ब में जो लाइट यूज हो रही है उसको थोड़ा ही कम कर पाते। लेकिन जब हमने अनेक प्रयोगों में बंद कर दिया उसको, जैसे हीटर जो लाइट का जो यूज कर रहा था, हमने हीटर का प्रयोग ही बंद कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई। जो लाइट पहले हीटर के लिए यूज हो रही थी वो डिमांड कम हो गई। अगर हमने प्रेस का प्रयोग कम कर दिया या बंद कर दिया तो प्रेस में जो लाइट यूज हो रही थी उतने के बराबर मांग कम हो गई। तो इस प्रकार से जिस वस्तु के जितने ज़्यादा उपयोग होते हैं उस वस्तु की मांग की लोच उतनी ही अधिक लोचदार होती है। इसी प्रकार से अगर इसकी कीमत कम हो जाती है तो सभी प्रयोगों में हम जो है लाइट का प्रयोग बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत कम होने पर मांग में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो अगला जो तत्व है किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला, वो उस वस्तु के उपयोगों पर निर्भर करता है। जिस वस्तु के जितने ज़्यादा उपयोग होते हैं उसकी मांग की लोच उतनी ही अधिक लोचदार होती है, और जिस वस्तु के जितने कम उपयोग होते हैं उसकी मांग उतनी ही अधिक बेलोचदार होती है। नेक्स्ट है उपभोग का स्थगन। दो प्रकार की वस्तुएं होती है। सपोज हमने लिया एक्स और वाई। एक्स एक ऐसी वस्तु है जिस वस्तु का उपभोग स्थगित नहीं किया जा सकता, यानी हम उसके उपयोग को रोक नहीं सकते। और दूसरी वाई वस्तु है जिस वस्तु का उपभोग स्थगित किया जा सकता है, यानी हम एक बार वाई का प्रयोग करना बंद कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम एक्स का प्रयोग करना बंद नहीं कर सकते, तो एक्स की अगर कीमत बढ़ भी गई तो उसकी वजह से उसकी मांग को आप कम नहीं कर सकते, तो मांग में ज़्यादा कमी नहीं होगी। इसका मतलब जिन वस्तुओं का उपभोग करना और जिन वस्तुओं का उपयोग करना जो है संभव, उपभोग स्थगित करना संभव नहीं होता। उपभोग स्थगित का मतलब है कि एक बार हम उनका प्रयोग करना बंद कर सकते हैं, हम थोड़े समय के लिए उन वस्तुओं के बिना भी रह सकते हैं। तो जिन वस्तुओं का उपभोग स्थगित करना संभव नहीं होता है उन वस्तुओं की जो मांग जो होती है वो इकाई से कम लोचदार होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर कीमत बढ़ भी गई तो भी हम इसके उपभोग को स्थगित नहीं कर सकते, उसकी मांग में ज़्यादा कमी नहीं आएगी। इसका मतलब ये मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है। और दूसरी वो वस्तुएं जिनका उपभोग स्थगित किया जा सकता है, कि मान लीजिए अचानक जो है वो किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर हमें लगता है कि इस वस्तु के बिना भी हम रह सकते हैं, तो हम उस वस्तु का प्रयोग छोड़ देंगे। तो जैसे उस वस्तु की कीमत बढ़ी तो हमने उस वस्तु की मांग को काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि हम उस वस्तु के बिना भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी मांग में कीमत के बढ़ने पर काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है, तो इसकी वजह से इसकी मांग जो है इकाई से अधिक लोचदार होती है। तो जिन वस्तुओं का उपभोग या उपयोग जो है स्थगित करना संभव होता है उन वस्तुओं की मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है, क्योंकि कीमत के बढ़ने पर उन वस्तुओं का प्रयोग हम कम कर सकते हैं। और जिन वस्तुओं का उपयोग स्थगित करना संभव नहीं होता उन वस्तुओं की मांग इकाई से कम लोचदार होती है, क्योंकि कीमत के बढ़ने पर भी उनकी वस्तुओं का प्रयोग करना हम छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय। जो कोई भी उपभोक्ता होता है वो अपनी इनकम जो होती है उसको दो प्रकार से कंज्यूम करता है। एक तो वो वस्तुएं जिनके ऊपर जो है उपभोक्ता की जो आय होती है उसको अपन जो है तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो कम आय वाले उपभोक्ता, एक जो है मध्यम आय वाले उपभोक्ता और एक जो है अधिक आय वाले उपभोक्ता। तो कम आय वाले उपभोक्ता किन वस्तुओं को खरीदेंगे? केवल आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदेंगे। तो अगर ये आवश्यक वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो कीमत के कम होने पर भी ये उन वस्तुओं की मांग को कम नहीं कर सकते।
क्योंकि ये जो उपभोक्ता होते हैं केवल नेसेसरी गुड्स ही खरीद रहे हैं, इनके बिना ये रह ही नहीं सकते। तो अगर इन वस्तुओं की कीमत बढ़ भी जाती है तो इनकी मांग में ज़्यादा कमी नहीं आती। तो जिन उपभोक्ताओं की आय बहुत ही कम होती है वो केवल अति आवश्यक वस्तुएं खरीद पाते हैं, इसलिए उनकी मांग जो होती है वो उन वस्तुओं की मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है, यानी इकाई से कम लोचदार होती है। दूसरा, अधिक आय वाले लोग। जिन लोगों की इनकम बहुत अधिक होती है वो वस्तुओं की कीमतों को कभी देखते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास में इतनी ज़्यादा इनकम होती है कि उनके लिए जो है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना कोई मैटर नहीं करता। तो उनके लिए भी जो मांग की लोच होती है उन वस्तुओं की, वो भी जो है बेलोचदार होती है। तो जिन वस्तुओं का प्रयोग बहुत कम आय वाले उपभोक्ता करते हैं या बहुत अधिक आय वाले उपभोक्ता करते हैं, उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। और तीसरा जो वर्ग आता है वो है मध्यम वर्ग, कि जिनकी इनकम ना तो बहुत अधिक होती है और ना बहुत कम होती है। तो वो जिन वस्तुओं की मांग करते हैं उनकी मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है, यानी अगर कीमत में कमी होती है तो वो मांग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और अगर कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी वजह से मांग में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की जो आय का स्तर है वो भी एक वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करता है। मध्यम आय वाले उपभोक्ता जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है, और बहुत कम आय वाले और बहुत अधिक आय वाले जो उपभोक्ता होते हैं वो जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी मांग की लोच जो है वो इकाई से कम लोचदार होती है। उपभोक्ता की आदत। जिन वस्तुओं के लिए उपभोक्ता आदी हो जाता है कि उस वस्तु के बिना रह ही नहीं सकता, जैसे शराबी है, शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, और अगर शराब की कीमत चाहे कितनी भी बढ़ जाए शराबी जो उसका प्रयोग करेगा ही करेगा। तो वो जो है कीमत के बढ़ने पर भी शराब की मांग को थोड़ा बहुत कम कर सकता है, ज़्यादा उसमें कमी नहीं आती। तो एक व्यक्ति जिन वस्तुओं के लिए आदी हो जाता है, एक उपभोक्ता को जिन वस्तुओं की लत लग जाती है, उनकी मांग जो है इकाई से कम लोचदार होती है, अधिक लोचदार नहीं, इकाई से कम लोचदार होती है या बेलोचदार होती है। इसके स्थान पर आप इकाई से अधिक लोचदार के स्थान पर आप कौन सा शब्द यूज करेंगे? बेलोचदार, या इकाई से कम लोचदार होती है, क्योंकि उपभोक्ता जो होता है उन वस्तुओं की कीमत के बढ़ने पर भी उन वस्तुओं की मांग को कम नहीं कर सकता। इसलिए जिन वस्तुओं के लिए उपभोक्ता आदी हो जाता है उन वस्तुओं की मांग जो इकाई से अधिक कम लोचदार होती है। नेक्स्ट है वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। एक व्यक्ति जो होता है अपनी टोटल इनकम, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है उसकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है, तो इस इनकम के अंदर कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसके ऊपर वो जो है अपनी इनकम का एक बहुत ही छोटा हिस्सा खर्च करता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके ऊपर वो अपनी इनकम का एक बड़ा भाग खर्च करता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता जिन वस्तुओं के ऊपर अपनी आय का बहुत ही कम हिस्सा खर्च करता है उनकी मांग बेलोचदार होती है। जैसे नमक है, माचिस है, ये जो वस्तुएं होती है इनके ऊपर एक उपभोक्ता जो होती है अपनी इनकम का एक बहुत थोड़ा हिस्सा खर्च करता है, इसलिए अगर इन वस्तुओं की कीमत बढ़ भी जाती है तो उपभोक्ता की आय का एक छोटा सा हिस्सा इसमें जाएगा, तो उसकी वजह से उपभोक्ता उसकी मांग को कम नहीं कर पाता या मांग में ज़्यादा कमी नहीं होती। उसकी वजह से इन वस्तुओं की मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है। और जिन वस्तुओं के ऊपर एक उपभोक्ता अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करता है, जैसे मकान है या गाड़ी है, तो उन वस्तुओं की मांग जो होती है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है, कि अगर उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो एक उपभोक्ता, क्योंकि उसकी आय का ज़्यादातर हिस्सा उसी में जा रहा है, इसलिए एक उपभोक्ता जो होता है उन वस्तुओं की मांग में काफ़ी कमी कर देता है। इसलिए जिन वस्तुओं की ओर उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग व्यय करता है उन वस्तुओं की मांग इकाई से अधिक लोचदार या लोचदार होती है। नेक्स्ट है कीमत स्तर। कीमत स्तर के अंदर भी जो है 3 प्रकार की वस्तुएं होती है। एक तो बहुत ही कम कीमत वाली वस्तुएं, एक जो है मध्यम कीमत वाली वस्तुएं, ये और एक होती है अधिक कीमत वाली वस्तुएं। अब जो बहुत कम कीमत वाली वस्तुएं होती है इनको केवल गरीब लोग ही खरीद पाते हैं, और गरीब लोगों के लिए एक आवश्यक वस्तु होती है। इसलिए जिन वस्तुओं की कीमतें बहुत ही कम होती है उन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है, क्योंकि जो कम कीमती वस्तुएं होती है एक तो उसको कम आय वाले लोग खरीदते हैं, दूसरा एक उपभोक्ता की आय का एक छोटा सा हिस्सा इनके ऊपर व्यय में जाता है। इस वजह से इन वस्तुओं की कीमतों की मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होती है। और जो वस्तुएं बहुत अधिक कीमती होती है जैसे हीरा जवाहरात सोना चांदी है, उन वस्तुओं की मांग भी बेलोचदार होती है। इसके पीछे वजह यह है
कि जो बहुत अधिक कीमत वाली वस्तुएं होती है वो स्टेटस सिंबल होती है एक तो, और दूसरा बहुत अधिक कीमत वाली वस्तुओं को केवल अधिक इनकम के स्तर वाले के लोग वह खरीद सकते हैं, कि जिनके आय का स्तर बहुत अधिक है, केवल वही लोग उनको खरीद पाते हैं। तो वो लोग जो होते हैं कीमत को देख करके ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, कीमत के बढ़ने का उन लोगों के ऊपर जो है कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इस वजह से जिन वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक होती है उन वस्तुओं की मांग की लोच है वो भी बेरोजगार होती है। और तीसरा आता है मध्यम कीमत वाली वस्तुएं। तो जो वस्तुएं मध्यम कीमत वाली होती है उनको मध्यम वर्ग के लोग यूज करते हैं, या इन वस्तुओं के ऊपर जो एक व्यक्ति जो होता है वो कीमत देख करके खरीदता है। तो जब इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो इनकी मांग में ज्यादा कमी होती है, और जब इन वस्तुओं की कीमतें कम होती है तो इन वस्तुओं की मांग अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसलिए इन वस्तुओं की मांग जो होती है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट है समय तत्व। अब समय जो तत्व होता है वो भी किसी भी वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करने वाला मुख्य फैक्टर होता है। तो एक तो होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसके अंदर एक जो उपभोक्ता होता है उसकी आदत, रुचि, फैशन में बदलाव नहीं होता। जब आदत, रुचि और फैशन में बदलाव नहीं होता तो कीमत के बढ़ने पर भी उस वस्तु की मांग में ज्यादा कमी नहीं आती, क्योंकि व्यक्ति के लिए वो चीजें जो है आवश्यक हो जाती है, व्यक्ति को उनकी आदत है, उनके अंदर व्यक्ति की रुचि है। तो जब तक आदत और रुचियां नहीं बदलती तब तक मांग में परिवर्तन नहीं आता। तो अल्पकाल के अंदर जो होता है कीमतों के अनुसार मांग को बदलने में समय लगता है, और अल्पकाल में वो समय उनको मिल नहीं पाता। तो ऐसे में अल्पकाल के अंदर वस्तुओं की मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है, और दीर्घकाल के अंदर सामान्यतः जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं की मांग इकाई से अधिक लोचदार होती है, क्योंकि ये जो दीर्घकाल होता है, दीर्घकाल के अंदर कीमतों के अनुसार मांग को एडजस्ट करने में जो है पूरा समय मिल जाता है। तो दीर्घकाल के अंदर जो होता है वस्तुओं की मांग की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है, और अल्पकाल के अंदर वस्तुओं की मांग की लोच है वो इकाई से कम लोचदार होती है। नेक्स्ट है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं की लोच जो होती है सामान्यतः बेलोचदार होती है, जैसे कार और पेट्रोल है। इसके अंदर जब कभी भी हम डिस्कस करते हैं हम हमेशा ही जो है अधिक कीमत वाली वस्तु को लेकर के डिस्कस करते हैं। तो अगर कार की जो कीमत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो पेट्रोल की कीमत के बढ़ने पर भी पेट्रोल की मांग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो लोग कार रखते हैं वो पेट्रोल की कीमत के बढ़ने पर भी कार का यूज करेंगे। तो ऐसे में जो है मांग में ज्यादा कमी नहीं आएगी। तो सामान्यतः जो पूरक वस्तुएं होती है उनकी मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है। और इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।